So my name is Jitendra Gupta. I'm a consultant and trainer. Last around 11 years से we are into business. So आज का जो सेशन है that is related to PF, Provident Fund. Provident Fund में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि what are the applicability. PF का applicability किसके लिए है? Then PF का registration कैसे करते हैं? देन पीएफ के कंप्लायंस से चालान पेमेंट वगैरह कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं. लेटर ऑन वी लर्न अबाउट पीएफ विड्रॉल. सो दिस सेशन इज बेसिकली ए कंसल्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये कंसल्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है. इसमें पीएफ का कंसल्टेंसी करके या पीएफ का कंप्लायंसेज करके हाउ एबल टू मैनेज योर लाइवलीहुड, आप अपनी जिंदगी या आप अपना इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं एज ए फुल टाइम पीएफ कंसल्टेंट और पार्ट टाइम पीएफ कंसल्टेंट और एज ए जॉब और एज ए बिजनेस और एज ए एंटरप्रेन्योर. तो प्रोविडेंट फंड के 3 तरह के बिजनेस के इनकम है अगर पीएफ का कंसल्टेंसी कर रहे हो तो. एक तो जॉब है, जॉब छोड़ दो, जॉब इज अ डिफरेंट सेगमेंट. जॉब में आप पीएफ का काम कर सकते हो, लेकिन एज ए कंसल्टेंट सबसे पहला होता है कि पीएफ का रजिस्ट्रेशन. प्रोविडेंट फंड कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है. इफ समवन वांट टू रजिस्टर, अगर किसी को पीएफ का रजिस्ट्रेशन करना है, किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस कंपनी को कैसे रजिस्टर करेंगे प्रोविडेंट फंड का, उसके लिए क्या अप्लीकेबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है. सो विल लर्न दिस. नॉर्मली कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्टर, सिक्योरिटी एजेंसी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज, सबके लिए. तो प्रोविडेंट फंड का लाइसेंसिंग कर सकते हो. बाय एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू लर्न द लाइसेंसिंग प्रोसीजर. प्रोविडेंट फंड का लाइसेंसिंग प्रोसीजर सीख जाओगे. इसमें इनकम का क्या अपॉर्चुनिटी होता है. जस्ट अ मोमेंट, आई एम गेटिंग अ कॉल. हेलो. Yes, you are audible. यस. सो 3 टाइप्स ऑफ स्कोप है. फर्स्ट स्कोप मैंने बताया है कि यू विल बी एबल टू डू द लाइसेंसिंग कंसल्टेंट. आप लाइसेंसिंग कंसल्टेंट बन सकते हो बिकॉज यू विल लर्न कि हाउ टू डू, किस तरह से प्रोविडेंट फंड, कंपनी का जो प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. नॉर्मली द कंसल्टेंट चार्ज 2000 टू 5000, 2000 से लेके 5000 रुपए प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन के लिए चार्ज करते हैं. दूसरा स्कोप है कि अपॉन रजिस्ट्रेशन, कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन है, सो एवरी मंथ उनको अपने एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करना है उनके सैलरी से, और एम्प्लॉयर का भी कोई पोर्शन होता है. ये दोनों को चालान बना के डिपॉजिट करना पड़ता है. सो कंप्लायंस मैनेजमेंट करना पड़ता है. एवरी मंथ उनके पीएफ का कंट्रीब्यूशन पे करना रहता है. सो पर एम्प्लॉय ये कंप्लायंस मैनेजमेंट करने के लिए अप टू 100 रुपये लेते हैं. तो सपोज अगर आपके पास एक कंपनी है जिसके पास 50 एम्प्लॉय है, तो यू कैन चार्ज 5000 रुपये एज ए कंसल्टिंग फी फॉर पीएफ कंप्लायंस मैनेजमेंट. और एवरी मंथ 5-5 हजार रुपये लेके उनका चालान वगैरह भरना, यूएन नंबर जनरेट करना, ये सब कर सकते हो. थर्ड जो स्टेप होता है कि सपोज
अभी एम्प्लॉय के अकाउंट में तो पीएफ का पैसा जमा होता है, एम्प्लॉय भी भरते हैं और एम्प्लॉयर भी भरते हैं। लेकिन इफ सपोज दे वांटेड टू विड्रॉ द पीएफ अमाउंट, so they need a consultation. So 500 to 1000 rupees they pay to the consultant. 500 से 1000 रुपए वो कंसल्टेंसी वाले को देते हैं, एजेंट को देते हैं पीएफ का पैसा निकालने के लिए। तो तीन तरह के बिजनेस आपके सामने है, तीन तरफ का स्कोप ऑफ ये है आफ्टर लर्निंग दिस पीएफ कंप्लायंसेस। पहला तो पीएफ का रजिस्ट्रेशन सीखोगे, दूसरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन कैसे पे करते एवरी मंथ, यू लर्न दैट, और थर्ड यू विल बी एबल टू लर्न पीएफ विड्रॉल। देखो ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स ये मैंडेटरी बॉडी है। यहाँ पे क्या है कि मैंडेटरी है, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लेबर और एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी है। आप अर्न कर रहे हो, आपकी सैलरी आज आ रही है, कल आपका सेविंग क्या है, व्हाट इज योर फ्यूचर, सो इट्स अ मैंडेटरी सेविंग बोल सकते हो। प्रोविडेंट फंड है, एक जमा है, आपको वो रखना है। आपके सैलरी का अराउंड 12%, बेसिक सैलरी का 12% आप बेयर करते हो और अराउंड 12% कंपनी पे करते हैं। मतलब सैलरी का अराउंड बेसिक और डीए जो है उसका 24%, मतलब 1/4 हो गया ना, सैलरी का 1/4 आपके प्रोविडेंट फंड में हर महीने का जमा होता है, जो चाहे आपको गवर्नमेंट 8 से 10% तक इंटरेस्ट भी देती है। तो जब चाहे आप विड्रॉल भी कर सकते हो, या जॉब छोड़ने के बाद विड्रॉल कर सकते हो, या पहले भी एडवांस में विड्रॉल कर सकते हो। तो इट्स ए काइंड ऑफ ए सेविंग। ये रेगुलेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, उसके प्रोविडेंट फंड एक्ट के अकॉर्डिंगली ये रेगुलेट होता है। सो इट्स अ सोशल सिक्योरिटी। अब बात आती है कि ये किसके लिए अप्लीकेबल है, कौन से लोग प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट देंगे। बट ऑब्वियस प्रोविडेंट फंड जो रहते हैं वो कंपनी के थ्रू होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट हो, या कुछ भी हो, ये कंपनी के थ्रू होता है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। ऑर्गेनाइजेशन में किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए, कामगार के लिए, वर्कर के लिए, लेबर के लिए, मैनेजर के लिए। सो दिस प्रोविजन इज फॉर द एम्प्लॉय, वर्कर, मैनेजर, everyone who is working in an organization. But for which organization? So all organizations having more than 19 people working in any day, मतलब सब कंपनी के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन उसमें कोई भी एक दिन, जिस दिन 19 से ज्यादा लोग हो गए, उस दिन से प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट देना है उनके सारे एम्प्लॉय को। मतलब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है और 20 से कम लोग काम कर रहे हैं अभी तक, तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप पीएफ का रजिस्ट्रेशन लो। आपकी कंपनी पीएफ का रजिस्ट्रेशन ले और एम्प्लॉय के सैलरी से आप 12%, 12% और एम्प्लॉयर के सैलरी से 12% डिडक्ट करके डिपॉजिट करो। बट इफ विल क्रॉस, अगर आपका क्रॉस होता है 19 से ज्यादा कोई भी एक दिन, उसके बाद ये आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना ही है। किसको, कंपनी को, कंपनी को पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना है। सो अब मेरी बात आती है कि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आज 19 लोग हैं या 20 लोग हो गए, और कल सबने छोड़ दिया, सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं,
वेदर प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट देना है उनको, यस। एक बार ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इवन आपके पास 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग है, प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि सपोज हमारी कंपनी के पेरोल पे सिर्फ 4 लोग हैं, परमानेंट सिर्फ 4 ही लोग हैं, और 16 लोग 16 पीपल 16 वर्कर आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें पीएफ लेना जरूरी है क्या? यस। एनी डे हेलो इफ, हेलो, any day if your organization cross 20 or more than 20 employee, whether तुमच्या आला नाही आलेले मागच्या ह्याच्यामध्ये व्यक्तीच करून just a moment, disturbance आ रहा है, I'll just mute everyone. सर वो क्या नाम है जो एक्सेल शीट खोल रही थी अब बंद कर देंगे, वो खोलनी हो तो कहाँ से लिमिट देगी वो तो मैं पहला करता हूँ। Yes, so again I'm repeating कि whether the employee is on contractual, whether the employee or on a permanent, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी के प्रेमिसेज में 19 से ज्यादा लोग क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 20 लोग हो गए किसी दिन, तो उसके बाद उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि उनके सारे एम्प्लॉय को पीएफ का बेनिफिट दे। कैसे देंगे पीएफ का बेनिफिट? तो एम्प्लॉय के सैलरी से 12% डिडक्ट करेंगे और एम्प्लॉयर कंपनी वो 12% मतलब 24% उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। तो आगे बताएंगे कैसे डिपॉजिट करते हैं और कैसे क्या करेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझना है एप्लीकेबिलिटी। अब वो एम्प्लॉय परमानेंट पेरोल पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके लिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? मैंने पहले क्या बताया, सबके लिए एप्लीकेबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, ट्रस्ट हो, एवरीथिंग। बट इन केस अगर कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पे मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 50। या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है और ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, और ऑलरेडी पीएफ जैसा ही कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में उनका प्रोविडेंट फंड जमा होता है, तो उनके लिए वे एग्जेम्प्टेड है। तो पीएफ का एप्लीकेबिलिटी समझ में आया कि पीएफ इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे एक बार किसी भी दिन 19 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। इनकेस आपकी मर्जी है, आप वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो 2 लोग में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 2 तरह के रजिस्ट्रेशन पार्ट हो गए। एक तो मैंडेटरी, अगर 20 से ज्यादा लोग क्रॉस कर गए आपके मस्टर पे किसी दिन, कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट, तो आपको प्रोविडेंट फंड का, आपके कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मतलब आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट देना मैंडेटरी है। इनकेस 20 लोग नहीं हुए और आपके कंपनी में सिर्फ 2-4 लोग ही है और चारों का कंसेंट है कि हमको प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो भी आप वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का एग्रीमेंट बना के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये डेट ऑफ फर्स्ट डे वेयर 19 पीपल क्रॉस इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। क्योंकि सपोज आपने 2010 में कंपनी चालू किया था और 2019 में ही 19 लोग क्रॉस कर गए थे, और अभी 2020 में रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, तो 1 साल का फाइन पेनाल्टी और लोगों को वो कंट्रीब्यूशन आपको पे करना पड़ेगा, भले आपके पास अभी सिर्फ 2 ही लोग क्यों ना हो।
तो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोविडेंट फंड, अगर आपने 10 साल पहले कंपनी चालू किया और उस टाइम अगर 50-60 लोग थे और अभी तक पीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अभी पता लग रहा है कि आपके पास ज्यादा लोग थे और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो 2010 से लेके अभी तक का वो फाइन पेनाल्टी के साथ कंट्रीब्यूशन आपसे पे करवा सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी कब हो गया? अबव 20। वॉलंटरली क्या हो गया? एनी, 1-2 लोग हैं तो एनी कर सकते हैं। अप्लीकेबिलिटी कब से हो गया? तो द डे व्हेन 19 पीपल क्रॉस, 19 लोग जैसे क्रॉस किया तो विद इन 1 मंथ आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेना है। Now I'll allow everyone so that you will be able to ask the question. हेलो। Yes जी। हेलो। I've allowed everyone, सबको हमने अलाउ किया है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इट्स ए कॉमन टाइम। सर मैं Yes। अगर किसी कंपनी में काम नहीं करता हूँ तो मैं पीएफ रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, एम्प्लॉय नहीं कर सकते। नहीं, मैं अगर किसी का काम नहीं, मैं कोई प्रोफेशनलिस्ट हूँ, अगर हाँ, कर पीएफ सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं ये पीएफ का प्रैक्टिशनर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। किसी तरह का क्वालिफिकेशन और लाइसेंस की जरूरत नहीं है फॉर द पीएफ कंसल्टेंट। नहीं नहीं सर, कंसल्टेंट के लिए नहीं सर। हाँ, पीएफ अकाउंट में ओपन कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते हैं, ये कंपनी के थ्रू ही होता है, कंपनी रेगुलेट करता है, कंपनी के नाम पे होता है पीएफ का रजिस्ट्रेशन, आप उसके मेंबर होते हो सिर्फ। अगर इंडिविजुअल वो बैंक वाले जो पीएफ अकाउंट निकालते हैं वो क्या चीज रहती है? वो अलग पीपीएफ अकाउंट निकालते हैं। बैंक वाले का अलग पीपीएफ अकाउंट रहता है, प्राइवेट अकाउंट रहता है। ये प्रोविडेंट फंड से उसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? वो प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट का है। वो बैंक का अपने पॉलिसी के हिसाब से। अच्छा, जो पीपीएफ अकाउंट बैंक में निकालते हैं वो प्राइवेट में है। यस यस, उसका और इसका कोई ये नहीं है? इसका कोई संबंध नहीं है। उसमें बैंक वाला आपको 12% नहीं देता है। इस अकाउंट में आपको 12% कंपनी पे करता है और 12% आपको अपने अकाउंट से पे करना पड़ता है। हेलो। यस। सर मेरा ये सवाल है, अगर मेरे कंपनी में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करके जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मतलब यूनिट के हिसाब से मैंने उसको एक जॉब दिया है, हाँ हाँ। ये 2 यूनिट बना के दे दो मेरे को, और मैंने कहा तो पर यूनिट के हिसाब से मैं आपको इतना इतना पे करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ। तो अगर उसके 10 या 15 आदमी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका भी पीएफ में नाम आना जरूरी है क्या? मतलब कंपल्सरी रहता है क्या? देखो क्या होता है कि आप जब भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम लेते हो तो सबसे जो प्रिंसिपल लाइबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का होता है। ये काम है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का। उनको मेक श्योर होना होता है कि उनके प्रीमिसेस में जितने सारे काम कर रहे हैं सबको पीएफ का बेनिफिट होना चाहिए। तो अप्लीकेबिलिटी उनके रहता है, वो लोग इन्फोर्स आपको करेंगे कि आपका एम्प्लॉय है, वो आपके पेरोल पे है, लेकिन ये प्रीमिसेस मेरा है, ऑफरऑल हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको इनको पीएफ का बेनिफिट देना है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे पीएफ का अमाउंट लेके उनको पे करोगे या आपका इंक्लूसिव ऑफ ऑल है। तो अगर यूनिट पे कर रहे हो तो वो बोल सकता है कि आप पीएफ का भी चलान दो मुझे, क्योंकि मेरा पीएफ का चलान दो, एम्प्लॉय का पीएफ भर के दो, क्योंकि नहीं कर रहे, लेकिन उनका लेबर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है, उनका खुद का आदमी है। हाँ चलता है ना, खुद का भी आदमी है तो वो है ना, मैंने बताया टेम्पोररी हो परमानेंट हो कोई भी हो, वर्क टेम्पोररी भी आ रहा है ना तो भी प्रोविडेंट फंड का ये देना है, बेनिफिट देना है। पार्ट टाइम भी आ रहे हैं तो भी उनको प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट देना है, ऑल एम्प्लॉय। जस्ट अ मोमेंट, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सैलरी कितनी जरूरी होनी है? सैलरी का कोई प्रोविजन नहीं है, सैलरी का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर किसी की सैलरी 15,000 से नीचे है तो मैंडेटरी है, वो एग्जेम्पशन नहीं ले सकता है। लेकिन 15,000 से अगर सैलरी किसी की ज्यादा है तो वो रिटन एप्लीकेशन दे के एम्प्लॉयर को और बोल सकता है कि मुझे मेरे अकाउंट से प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन मत करो और आप भी मत भरो।
सैलरी का कोई लिमिट नहीं होता है प्रोविडेंट फंड में। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो आई होप एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया। देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ वर्क, कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर, irrespective of salary, only the mandatory condition the employee should be more than 20 in any day। 19 से ज्यादा किसी भी दिन हो गया मतलब वो लिमिट क्रॉस कर गया, अभी उनको मैंडेटरी हो गया कि उनको पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना ही है, चाहे कल को वो 2 लोग क्यों ना हो जाए, 1 लोग क्यों नहीं, और कोई भी नहीं रहे तो भी पीएफ एक्ट अप्लीकेबल रहेगा, लाइफ लॉन्ग अप्लीकेबल रहेगा। पीएफ एक्ट एक बार अप्लीकेबल हो गया तो इसका विड्रॉ नहीं होता है, विड्रॉ नहीं होता है। ओके, सो शुड आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। अब आता है पीएफ का लाइसेंसिंग कैसे करें। एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया सब लोगों को कि सबके लिए एप्लीकेबल है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर एप्लीकेबल फॉर द सेम। सो नाउ विल कम अप विद द प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। प्रोविडेंट फंड में कंपनी रजिस्टर्ड होती है और उसके अंदर मेंबर होते हैं, कोई इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रजिस्टर करेगा और उसके अंदर वो मेंबर को ऐड करके लेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है और ये माय कलीग विल एक्सप्लेन। तो हिना, आपको आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ओके, तो शी इज गोना एक्सप्लेन कि प्रोविडेंट फंड का कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। विल एक्सप्लेन, तो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। प्रोप्राइटरशिप में डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, शॉप एक्ट लगता है जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रोप्राइटरशिप में, उनका एड्रेस लगता है, फोटोज लगते हैं जो प्रोप्राइटर है उनके, डिटेल्स ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयज कितने हैं, उनका वर्क क्या है, और मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतने डॉक्यूमेंट्स प्रोप्राइटरशिप में लगते हैं। पार्टनरशिप में लगता है पार्टनरशिप डीड। हेलो। हाँ मैडम, आप रिपीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। प्रोप्राइटरशिप में जिसमें कंपनी में सिर्फ एक ही रहते हैं, एक के ही नाम पे कंपनी रजिस्ट्रेशन रहती है, उनका शॉप एक्ट लगता है, पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, एड्रेस, कंपनी का जो एड्रेस है एड्रेस लगता है, ओनर का फोटो लगता है, सिग्नेचर का कॉपी लगता है, डिटेल्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के डिटेल्स लगते हैं, कंपनी का स्कोप क्या है, एम्प्लॉयज कितने वर्क कर रहे हैं, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। पार्टनरशिप में लगते हैं पार्टनरशिप डीड लगती है जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन डीड रहती है, दोनों जो जितने भी पार्टनर्स रहते हैं उनकी पार्टनरशिप डीड, उनके फोटोज, केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके सबके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी का मोबाइल नंबर और कंपनी का पैन कार्ड और एड्रेस, और कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन शॉप एक्ट रहता है शॉप एक्ट, इतने डॉक्यूमेंट्स पार्टनरशिप में लगते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में लगता है ये पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये सबके लिए मैंडेटरी होता है क्योंकि अभी आज के दिन में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है सब पैन बेस्ड होता है, और आधार, ये बोथ आर मैंडेटरी। एनी बिजनेस लाइसेंस, कोई भी बिजनेस लाइसेंस और प्रूफ सबके लिए कॉमन होता है। सिर्फ एडिशनल क्या होता है कि सपोज पार्टनरशिप फर्म रहेगा तो कंपनी का पैन आ जाएगा वहां पे, प्रोपराइटर में इंडिविजुअल पैन रहता है, पार्टनरशिप में कंपनी का पैन और डीड, ये 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और उसके मेमोरेंडम आर्टिकल और डायरेक्टर के डिटेल्स आ जाएंगे। लिमिटेड कंपनी है तो एलएलपी है तो एलएलपी डीड और उसका पैन आ जाएगा। तो ये सिर्फ डिफरेंस है कि कंपनी का जो सर्टिफिकेट रहता है और पैन रहता है प्रोपराइटर में खुद का रहता है, लेकिन पार्टनर हो, प्राइवेट लिमिटेड हो और एलएलपी हो तो इसमें अलग से पैन आता है, अलग से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है, अलग से उनका डीड रहता है, वो कॉपी लग जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन, आधार, बिजनेस लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस, साथ में फोटो और सिग्नेचर का एक कॉपी लगेगा, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, क्योंकि सारी चीज ऑनलाइन है। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 100% ऑनलाइन होता है। विद इन 5 मिनट आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 5 मिनट के अंदर मेल पे आपको
पीएफ का प्रोविडेंट फंड का नहीं, रजिस्ट्रेशन 5 मिनट सर्टिफिकेट आ जाता है। नहीं। हाँ, इमिडिएटली रजिस्ट्रेशन के इमिडिएटली विद इन 5 मिनट आपको सर्टिफिकेट आपके मेल पे आ जाता है। पैन वेरीफाइड होता है, पैन एंड आधार वेरीफाइड ये एप्लीकेशन हम लोग सबमिट करते हैं। नेक्स्ट, यस मैडम कंटिन्यू। मैं साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन आपको कैसे होता है पीएफ का वो दिखाती हूँ। सर आप आपका स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए, मैं शेयर करती हूँ। मैडम स्क्रीन को रिफ्रेश कीजिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। जस्ट ऑल अलाउ। नाउ यू आर अलाउड। करवा दे, स्क्रीन शेयर करवा। अभी भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। जस्ट try again. There were 2 account. Yes. साइट है यूनिफाइड पोर्टल। फर्स्ट लिंक कॉमन रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। इम्पोर्टेंट लिंक्स में यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक ये डायरेक्टली श्रम सुविधा के साइट पे रिडायरेक्ट करता है। यहाँ पे पहले हमें यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे साइन अप है। ओनर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड। साइन अप करते ही हमें यूजर एक लिंक जाती है ईमेल आईडी पे। जैसे ही हम जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आती है उसको वेरीफाई करेंगे तो हमें एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। वो यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पे ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। दिस इज पोर्टल में एंट्री करने के लिए रजिस्ट्रेशन है। आप एज ए यूजर एंट्री करते हो तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो नाउ यू आर ऑथराइज्ड, आप हो जाते हो ये पोर्टल को यूज करने के लिए एबल हो जाते हो। आप अब पोर्टल को यूज कर सकते हो। मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, लॉगिन कर रही हूँ। यस, यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी, या यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो दिखेगा। तो रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ और ईएसआईसी ये 2 चीज होते हैं। नॉर्मली जहाँ पे प्रोविडेंट फंड अप्लीकेबल होता है 90% केस में ईएसआईसी भी अप्लीकेबल होता है। थोड़ा सा ईएसआईसी अलग एक्ट है, हम लोग पीएफ के बारे में अभी समझ के लेंगे। तो ईपीएफओ और ईएसआईसी का चाहो तो दोनों एक साथ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे। यस, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यस, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर आर 2 ऑप्शन।
ESIC एंड PF चाहो तो दोनों एक साथ